तो चलिए आज हम गहराई से समझते हैं झारखंड से जुड़े कुछ बहुत ज़रूरी करंट अफेयर्स। हमारे पास जनवरी 2025 के कुछ नोट्स हैं और ये जेपीएससी 2025 की तैयारी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। झारखंड वन विभाग ने एक स्टडी शुरू की है क्योंकि बाइसन की आबादी वहां बहुत तेजी से घटी है। देखिए 1970 के दशक में जहां इनकी संख्या लगभग 150 थी, आज वो सिमट कर सिर्फ 50 से 70 के बीच रह गई है। और चिंता की बात यह है कि पलामू टाइगर रिजर्व को छोड़कर ये विशाल जानवर पूरे झारखंड से लगभग विलुप्त हो चुके हैं। और बाघ जैसे शिकारियों के लिए बाइसन एक एक बहुत जरूरी प्रे बेस हैं। समझ गई। तो इस गिरावट के पीछे की वजहें क्या बताई गई हैं? अवैध शिकार तो एक वजह होगी ही। हाँ, अवैध शिकार तो है ही, पर जो ज्यादा जटिल और हैरान करने वाली वजह है, वो है इंसानी बस्तियों का दखल। असल में रिजर्व के आसपास के इलाकों में 1.5 लाख से ज्यादा घरेलू मवेशी हैं। ये मवेशी न सिर्फ बाइसन का चारा खा जाते हैं, बल्कि उनमें खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियां भी फैलाते हैं। अच्छा, तो मतलब एक तरह का कंपटीशन है रिसोर्सेज के लिए और बीमारियां भी फैल रही हैं। एग्जैक्टली तो ये एक मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है। अवैध शिकार, संक्रमण और फिर मवेशियों से सीधा टकराव। तो इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच ही अपनाई जा रही है। एक तरफ तो ये स्टडी हो रही है ताकि प्रॉब्लम को और बेहतर समझा जा सके। जमीनी स्तर पर आसपास के 190 गांवों के उन 1.5 लाख मवेशियों को टीका लगाने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। घास के मैदानों को बेहतर बनाया जा रहा है। और एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पीटीआर के कोर एरिया में, मतलब जो सबसे घना जंगल है, वहां बसे 34 गांवों में से 8 को कहीं और बसाने की कोशिश हो रही है, ताकि जानवरों को उनका नेचुरल हैबिटेट बिना किसी डिस्टर्बेंस के मिल सके। बिल्कुल, ये एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन वन्यजीव संरक्षा के लिए जरूरी माना जा रहा है। और परीक्षा के लिहाज से बाइसन के बारे में कुछ खास बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। हाँ, 2-3 जरूरी पॉइंट्स हैं। पहला, यह भारत में पाई जाने वाली जंगली मवेशियों की सबसे ऊंची प्रजाति है। दूसरा, दुनिया की लगभग 85% गौराबादी भारत में ही है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और इनका संरक्षण स्टेटस? इन्हें आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल यानी असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है और भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल आई में है। मतलब इन्हें सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ बाइसन को बचाने की नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बचाने की एक लड़ाई है। हाँ, आप कह सकते हैं, एक मजबूत प्रे बेस के बिना बाघों की आबादी भी खतरे में पड़ सकती है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, चैनल नया है तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। चलिए अब जंगल से सीधे चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। रांची में एक 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन हुआ है। हाँ, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट यानी CMPDI में। और इसका सीधा मकसद है कोयला क्षेत्र में डिजिटल बदलाव लाना। 5G यूज केस टेस्ट लैब, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? ये है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए कि ये कोयला खदानों के लिए एक प्राइवेट 5G नेटवर्क का एक छोटा सा मॉडल या कहिए ट्रायल रूम है। ट्रायल रूम? हाँ, यहाँ टेस्ट किया जाएगा कि खदानों के अंदर 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किन किन कामों में और कैसे सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसमें वो सब कुछ है जो एक 5G नेटवर्क में होता है, रेडियो, कोर टेक्नोलॉजी, सर्वर्स। लेकिन खदानों में 5G की ही जरूरत क्यों? मतलब 4G से काम नहीं चल सकता? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 5G 3 चीजें देता है जो 4G नहीं दे सकता: हाई स्पीड, ज्यादा भरोसेमंद कनेक्शन और सबसे जरूरी लो लेटेंसी। लो लेटेंसी मतलब सिग्नल में कोई देरी नहीं होना। बिल्कुल, जीरो डिले आप कह सकते हैं। और खदानों में जहां मिशन क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं, 1 सेकंड की भी देरी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मतलब ये सेफ्टी को कैसे बेहतर बनाएगा? जरूर। मान लीजिए कोई ऑपरेटर जमीन के ऊपर बैठकर रिमोट से हजारों फीट नीचे एक मशीन चला रहा है। 5G की वजह से जैसे ही वो बटन दबाएगा, मशीन तुरंत रिएक्ट करेगी, कोई लैग नहीं होगा। ओके, समझ गई। और डेटा का क्या? क्योंकि ये एक प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क है, तो खदान का सारा सेंसिटिव डेटा कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL के पास ही सुरक्षित रहेगा। डेटा लीक होने का खतरा नहीं। नोट्स में कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी का भी जिक्र है, जैसे डिजिटल ट्विन्स, AGVs। हाँ, ये भविष्य के प्लान हैं। डिजिटल ट्विन मतलब पूरी खदान की एक डिजिटल कॉपी कंप्यूटर पे बनाना। AGVs मतलब ऑटोमेटेड गाड़ियां जो बिना ड्राइवर के चलेंगी। और AR/VR से तो कोई इंजीनियर हजारों मील दूर से भी मशीन ठीक कर पाएगा। ये तो सच में कोयला खनन का पूरा चेहरा ही बदल सकता है। बिल्कुल। तो खदानों में बेहतर फैसले लेने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है।
और अब देखते हैं कि जमीनी स्तर पर शासन में बेहतर फैसले लेने वालों को कैसे तैयार किया जा रहा है। हाँ, अब हम टेक्नोलॉजी से निकलकर लोकतंत्र की जड़ों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला विषय है पंचायत से संसद 2.0। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। जी, और जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका मकसद है देश भर की पंचायती राज संस्थाओं से चुनकर आई महिला प्रतिनिधियों को संविधान और संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में सिखाना, उन्हें ट्रेन करना। इस कार्यक्रम की एक और खास बात है, इसे आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया। हाँ, और इससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसका फोकस खास तौर पर अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों पर था। इस कार्यक्रम में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 502 महिला प्रतिनिधि शामिल हुईं। 502, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। पर एक सवाल है, ये पहल सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या कुछ दिनों की ट्रेनिंग और संसद का टूर सच में जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? ये सवाल बिल्कुल जायज है। और देखिए, इसे सिर्फ एक ट्रेनिंग की तरह नहीं देखना चाहिए। इसका असर कई लेवल पर होता है। जैसे? पहला तो है ज्ञान। जब उन्हें पता चलता है कि राष्ट्रीय नीतियां कैसे बनती हैं, तो वो अपने गांव की समस्याओं को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देख पाती हैं। दूसरा है आत्मविश्वास। अच्छा। हाँ, जब वो नए संसद भवन में जाती हैं, बड़े सांसदों से मिलती हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि वो भी इस बड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। एक दूसरे से सीखने को भी मिलता है। एक तरह का नेटवर्क भी बनता होगा। बिल्कुल, ये जमीनी स्तर के लोकतंत्र को राष्ट्रीय स्तर की नीति निर्माण से जोड़ने का एक पुल है। ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि हाशिए पर मौजूद समुदायों की आवाज, खासकर महिलाओं की, सुनी जाए। और बिरसा मुंडा की जयंती पर इसे करना एक पावरफुल मैसेज भी देता है। हाँ, उलगुलान यानी महान विद्रोह के नायक को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। अब हम आते हैं आज के आखिरी टॉपिक पर, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। हाँ, और ये योजना हाल में काफी चर्चा में रही है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री ने 56.62 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 11,415 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की है। हर महिला को 2,500 रुपए डीबीटी के जरिए। जी, ये योजना अगस्त 2024 में शुरू हुई थी। तब इसमें हर महीने 1,000 रुपए देने का प्रावधान था, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव से पहले इस राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया। और चुनाव से ठीक पहले राशि बढ़ाने की टाइमिंग पर भी सवाल उठते हैं। हाँ, और ये क्लासिक डिबेट है। देखिए, एक तरफ ऐसी डीबीटी योजनाओं का जमीनी स्तर पर असर दिखता है। जब एक महिला के हाथ में सीधे पैसा आता है, तो घर के छोटे-मोटे आर्थिक फैसलों में उसकी भूमिका बढ़ जाती है। बिल्कुल, वो पैसा बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य या पौष्टिक भोजन पर खर्च कर सकती है। कई महिलाओं के लिए ये पैसे गैस सिलेंडर भरवाने जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में बहुत बड़ी मदद है। इसका एक साइकोलॉजिकल असर भी है, एक आजादी, एक आत्मसम्मान का एहसास। और सिक्के का दूसरा पहलू है राजकोषीय अनुशासन का। अर्थशास्त्री अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि ऐसी बड़ी योजनाओं का राज्य के खजाने पर लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा। तो ये लोक कल्याण और फिस्कल डिसिप्लिन के बीच संतुलन बनाने की एक सतत बहस है। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।